हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। काफ़ी दिनों के बाद में मैं एक जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप सभी के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है ये भी मैं बता देती हूँ। जो बीएससी बीएड थर्ड ईयर है उसके लिए है। बीएससी थर्ड ईयर जो पास कोर्स है उसके लिए भी है। और जो आपका थर्ड सेमेस्टर है सेकंड ईयर बीएससी सेकंड ईयर जो कि थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो है बीएससी थर्ड ईयर का जो आपका सिलेबस है वो जारी हो चुका है और उसके अंदर आपका एक पेपर है जिसका नाम है इथोलॉजी। और इथोलॉजी के साथ साथ उसका एक और नाम है जो अप्लाइड जूलॉजी है वो भी है, या फिर हम उसी को इकोनॉमिक जूलॉजी कह सकते हैं। लेकिन जो इथोलॉजी वाला पार्ट है उसी के अंदर मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा रही हूँ। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हैं इसमें जो कि मैं आपके सामने शेयर जरूर करूंगी। आज का यही रहने वाला है आपका टॉपिक। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए तीनों ईयर्स के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद में जो है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो कि पहले मैं करती थी वो थोड़ा सा आज लेंदी हो चुका है। तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं स्टार्ट करती हूँ आपका ये टॉपिक। तो सबसे पहले हमारा बात आता है इथोलॉजी के। इथोलॉजी जो है एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? जूलॉजी की ब्रांच है। जैसे कि आपका बायोलॉजी ब्रांच होता है साइंस का, और बायोलॉजी के अंदर भी आपका जो जूलॉजी और बॉटनी ब्रांच होती है बायोलॉजी की, वैसे ही जूलॉजी के अंदर भी इथोलॉजी एक ब्रांच है किसकी? जूलॉजी की। तो आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा कि इथोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? जूलॉजी की। इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है इथोलॉजी, जिसे हम एनिमल बिहेवियर भी कहते हैं। सामान्य भाषा में प्राणी का व्यवहार, है ना। और इथोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी के अंदर व्यवहारिकी। ठीक है। तो इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि एनिमल बिहेव कैसे करता है। ये एनिमल बिहेव करता है द रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई और सराउंडिंग। आपके सराउंडिंग जो भी चीजें हैं, चाहे से वो सजीव हो चाहे से वो निर्जीव हो, ठीक है, लाइव हो या फिर डेड हो, उन दोनों के प्रति जो भी रिस्पॉन्ड होगा किसी भी प्राणी का, किसी भी एनिमल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म या जीव का, और उसे ही हम क्या कहेंगे? बिहेवियर कहेंगे। अब ये एनिमल्स के द्वारा दर्शा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जूलॉजी का पार्ट पढ़ रहे हैं तो हम एनिमल्स के रिगार्डिंग ही पढ़ेंगे, ना कि प्लांट्स के रिगार्डिंग। तो एनिमल का वह बिहेवियर, वह रिस्पॉन्ड जो कि उसके सराउंडिंग्स के प्रति होता है या किसी भी स्टिमुलस के प्रति होता है। स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपन। ठीक। यह साइंटिफिक स्टडी होती है एनिमल बिहेवियर की। क्या? इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, राइट। और इस पिक्चर में आपको एक जो है जीव भी नजर आ रहा होगा, और इस जीव का जो है वो आपको बिहेवियर दिख रहा होगा कि ये एकदम स्टैंडिंग है, पोजीशन में है, और वही कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हम पाते हैं कि अब हम बात कर रहे हैं कि स्टिमुलस से क्या क्या हो सकता है। देखिए इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा ये कोई ह्यूमन है, कोई बच्चा है, और इस बच्चे ने जो है शुरुआत में ये एकदम नॉर्मल था ना, ऐसे इसके बाल जो है खड़े नहीं थे, इसकी आंखें जो है बड़ी नहीं थी, इसके डोले जो है ना, आईब्रोज वो ज्यादा चढ़े हुए नहीं थे, इसका मुंह जो है बिल्कुल नॉर्मल था, बंद था। लेकिन जैसे ही इसने एक जो है बर्गर और पिज्जा का जो है देखा, कोल्ड ड्रिंक देखी, तो इसके जो है देखो हाव भाव कैसे चेंज होते हैं। यही क्या है? रिस्पॉन्स है। किसके प्रति? इस खाने के प्रति। और ये खाना क्या है? स्टिमुलस है। देखो खाना क्या आ रहा है यहाँ पर? स्टिमुलस आ रहा है, उद्दीपन आ रहा है। किसको? इस ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म क्या है? बच्चा है। और फिर इसका रिस्पॉन्स क्या हो रहा है? साइकिल जनरेशन, मतलब कि इसकी सारी की सारी सेंसेस हैं वो एकदम
अलर्ट हो जाती है, एकदम एक्टिव हो जाती है। जैसे इसका माउथ है वो एकदम खुल गया, इसके जो टंग है उसके अंदर सलाइवेशन होना स्टार्ट हो जाती है, माउथ में क्या होना स्टार्ट हो जाती है, लार बनना स्टार्ट हो जाती है, एकदम पानी टपकने लगता है। ठीक है, इसके जो बाल हैं, कान हैं, ये एकदम खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसकी आईब्रोज चढ़ जाती हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या है, रिस्पॉन्स है इस खाने, इस स्टिमुलस के प्रति। ठीक, वैसे ही मान लो कभी आप जो है एक कचरे के ढेर के पास से गुजरते हो। ठीक है, गुजरते हो तो उससे क्या आती, स्मेल आती है। अब स्मेल को कौन करेगा सेंस, आपकी जो नेजल ग्लैंड्स हैं, जिस नोज के अंदर प्रेजेंट होती हैं नेजल ग्लैंड, वो सेंस करती हैं, क्योंकि स्मेल आ रही है उस कुछ कचरे के ढेर से, कूड़े के ढेर से। तो ये कूड़ा क्या है, कचरा क्या है, ये स्टिमुलस है। अब इस स्टिमुलस के प्रति इस गर्ल की या इस एनिमल की क्या रिस्पॉन्स रहता है, वही क्या है, इस गर्ल का क्या है, बिहेवियर है। तो हम बोल सकते हैं यही क्या है, इस एनिमल का क्या है, बिहेवियर है, जिससे कि स्टिमुलस के प्रति जैसे ही आया और रिस्पॉन्ड इसने किया, वो को वही क्या है, एक बिहेवियर है एक एनिमल का। तो हम बोल सकते हैं कि एनिमल के बिहेवियर में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या निभाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट रोल जो है आपकी सेंसरी ऑर्गन्स निभाते हैं। जैसे कि नोज हो गया, ठीक है, स्मेल का कारण बनता है, आईज हो गई, ये लाइट के प्रति रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, और ईयर हो गई, विजुअल के लिए जो है आईज रिस्पॉन्ड करती है, ईयर्स जो है साउंड के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, और आपकी स्किन है, और स्किन के ऊपर जो है वो बाल, हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। तो हेयर और स्किन दोनों के दोनों क्या है, एक स्टिमुलस को सेंस करने वाले ऑर्गन है। आपकी टंग हो गई, जो कि सलाइवेशन में भी हेल्प करती है, टेस्ट में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, एक क्या हो गई, सेंसरी ऑर्गन हो गया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसमें, किसी भी रिस्पॉन्स के प्रति आपकी सेंस है, सेंसरी ऑर्गन्स हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज अगर डिसबैलेंस हो जाती है, जैसे कि मान लो नोज के अंदर जो नेजल ग्लैंड्स होती हैं जो कि स्मेल का सेंस करती है, उनको हटा दे, तो आपके पास में चाहे से कचरे का कूड़ा, चाहे से आपके सॉक्स जो गंदे हैं वो भी लाकर रख देना, तो भी आपको जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप स्मेल ही नहीं कर पा रहे, आपकी नेजल ग्लैंड ही खराब है। तो कुछ भी स्मेल आपको नजर नहीं आ रही, कुछ भी स्मेल आपको जो है वो महसूस नहीं हो रही, और आप उस कूड़े के प्रति, आप उस गंदे सॉक्स के प्रति कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कोई बिहेवियर भी आपको नजर नहीं आएगा। आई थिंक आप इस चीज को समझ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपके सामने तीन जो है महान साइंटिस्ट, जिनके बिना इथोलॉजी एनिमल बिहेवियर को पढ़ना इम्पॉसिबल है, या हम सोच नहीं सकते इन तीनों के कंट्रीब्यूशन के अलावा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है नाम है आपके सामने दिए हुए हैं, और पिक्चर भी आपके सामने नजर आ रही होगी। लॉरेंज, ये फर्स्ट जो पिक्चर है वो साइंटिस्ट है जिसका पूरा नाम है कॉनरेड लॉरेंज। ठीक है, दूसरा है के वी फ्रिस, कार्ल वॉन फ्रिस। ठीक है, और तीसरा है निको टिनबर्जन। निको का पूरा नाम है निकोलस, तो हमने शॉर्ट कर दिया निको टिनबर्गन। इन तीनों ने ही बहुत ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट दिए, और इथोलॉजी को जो हाईलाइट कर दिया, और दोबारा से जो है री इंट्रोड्यूस किया। तो इसी वजह से इन तीनों ने बहुत ही ज्यादा योगदान दिया है। इसी वजह से मैं पहली जो है ये बात बोली थी कि इन तीनों के बगैर जो है इथोलॉजी को इमेजिन करना जो है एक इम्पॉसिबल काम है। तो इन तीनों ने ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए, और इसी की वजह से 1973 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला, और तीनों को एक साथ मिला। इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये तीनों के तीनों जो है 1973 के अंदर एक नोबेल प्राइज को शेयर किया था तीनों ने एक साथ। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं अपन स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो दो तरीके से हम एक एनिमल के बिहेवियर को हम स्टडी कर सकते हैं, और वो क्या होगा, एक तो होगा कंपैरेटिव साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, और एक होता
है इथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम एनिमल को क्या कर सकते हैं, बिहेवियर को नोट कर सकते हैं। तो ये जो साइकोलॉजी और जो इथोलॉजी है वो दोनों ब्रांच जो है वो रिलेटेड हैं बिहेवियर से ही, लेकिन कुछ ना कुछ जो है माइनर जो है क्या डिफरेंसेस हैं। और इसी के बेस पर हमने जो है साइकोलॉजी को अलग ब्रांच में रखा है और इथोलॉजी को अलग ब्रांच में रखा, लेकिन दोनों का काम क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। लेकिन क्या कंडीशन हो सकती है, ये है आपका इम्पोर्टेंट जो है डिफरेंस इन दोनों में। तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड इथोलॉजिस्ट, तो आप इन्हीं चीजों को यहाँ वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। तो जो साइकोलॉजी है वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर कंसिडर की जाती है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर लैब के अंदर की जाती है। साइकोलॉजी क्या है, लैब के अंदर काम करने वाले साइंटिस्ट के द्वारा की जाती है स्टडी, और ये एनिमल जो कि लैब के अंदर ही होता है उन्हीं पर स्टडी की जाती है। तो हम उसको क्या कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कह सकते हैं। और ये इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन और पावलोव के द्वारा इन्फ्लुएंस हुई है। ये एनिमल के बिहेवियर को जो है नॉन करती हैं, और ये पता लगाती हैं कि ह्यूमन के जो साइकोलॉजी हो कैसे जो है जानने के लिए इसको हम यूज में लेते हैं। जबकि इथोलॉजी के अंदर जो है वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के आधार पर है, ना कि एक्सपेरिमेंटल के आधार पर। मतलब कि हम देखकर उसके बिहेवियर को, किसी भी एनिमल के बिहेवियर को देखकर हम क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं, उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जबकि साइकोलॉजी के अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपन अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर बात करें कि इसमें जो है एथियोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है एनिमल के एनाटोमी, मतलब कि मॉर्फोलॉजी, बाहर की मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग। बस इन दोनों के अलावा हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इथोलॉजी के अंदर नहीं करते। ठीक है। और यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि जो इथोलॉजी है वो ब्रांच है किसकी, जूलॉजी की। बस। फिर आगे देखिए, इसकी जो है कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं किसकी, इथोलॉजी की। क्यों? क्योंकि जो है आप इथोलॉजी को जो है हमेशा सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि किसी भी चीज की कोई ना कोई एक लिमिट होती है, कोई ना कोई एक वीकनेस होती है और स्ट्रेंथ भी होती है। जैसे कि आपकी भी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी, है ना, और कोई ना कोई जो है वीकनेस जरूर होगी, कमी जरूर होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इथोलॉजी को भी देख रहे हैं कि इथोलॉजी के अंदर कुछ ना कुछ कमी भी है और ज्यादा बेनिफिट भी है। देखिए, जो हम इथोलॉजी में वह चीज देख सकते हैं जिस चीज को एनिमल अपने नॉर्मल बिहेवियर के आधार पर करता है, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर करता है, उसके प्राकृतिक आवास में रहकर जो भी चीजें एनिमल करता है हम उसको जो है एज इट, मतलब कि सत्य प्रकार से हम उसको नोट कर सकते हैं। ये क्या हुआ, एक ट्रूथ, मतलब कि ट्रू बिहेवियर को नोट करना हुआ किसके अंदर, इथोलॉजी के अंदर। क्यों? क्योंकि हम उसके नॉर्मल बिहेवियर को नोट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हम उसको स्टिमुलस नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरीके से हम उसको लैब के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से नहीं कुछ भी कर रहे हैं। अपन जो है उसके नॉर्मल हैबिटाट में जाते हैं, जिसको कि हम प्राकृतिक आवास कहते हैं एक एनिमल के। तो हम एनिमल के प्राकृतिक आवास में जाकर वहां पर छुप कर, है ना, एनिमल को पता नहीं रहता है कि हम उसको जो है कोई हमें देख रहा है, तो वह वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि वो नॉर्मल कंडीशन में रोजाना डेली जो है वो करता है। तो हम उसको अब नोट कर सकते हैं, जो कि सत्य होगा। ठीक है। लेकिन इसको सम डिफिकल्टी क्यों आती है, इसके अंदर लिमिटेशंस क्या है इसमें? क्योंकि कुछ एनिमल होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वह बहुत छोटे होते हैं, उनको हम एक दूर से हम नोट नहीं कर सकते हम उनको। और कोई ना कोई जो है एनिमल बहुत घातक भी होते हैं, ताकि और इसी वजह से उनको भी ऑब्जर्व करना कठिन होता है। ठीक है। तो ये इसके एक लिमिटेशन भी हो गई। फिर बात कर रहे हैं कि एक साइकोलॉजी के अंदर क्या लिमिटेशन और क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि इथोलॉजी की हमने बात कर ली है। अब साइकोलॉजी के अंदर क्या स्ट्रेंथ है और क्या लिमिटेशन है। स्ट्रेंथ ये है इसकी कि हम अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई वेरिएबल बनाकर हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं लैब के अंदर आर्टिफिशियली, और उस लैब के अंदर बहुत कम जो है क्या होंगे,
कुछ चीजें ही होगी, जैसे कि कुछ सिलेक्टेड एनिमल ही होंगे, सारे एनिमल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि एंडेंजर्ड जो कि संकटग्रस्त प्राणी है, हम उनको नहीं ले सकते, है ना। ठीक है। तो हम उन कुछ सिलेक्टेड एनिमल्स के ऊपर ही काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ ये हुई कि उन सिलेक्टेड एनिमल्स के ऊपर हम अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, अपने ही कारक, अपने ही वेरिएबल हम डालकर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर ये आर्टिफिशियली होता है, लैब के अंदर किया जाता है। इसी वजह से पूरा जो रेंज है बिहेवियर की किसी भी एनिमल की, वो सही प्रकार से हमें नहीं मिल पाती है ना। क्या पता वो अपने नॉर्मल प्राकृतिक आवास में कुछ और तरीके से बिहेव करता हो, या फिर जो है वो आर्टिफिशियल तरीके के अंदर जो है कुछ और बिहेव कर रहा। तो ये दोनों डिफरेंस हुई, मतलब कि वैसा बिहेव ना करे जैसा कि वो अपने प्राकृतिक आवास में कर रहा हो। ठीक है। तो ये जो है ना, ये फुल्ली रेंज ऑफ बिहेवियर वो हमें अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता किसमें, आर्टिफिशियल के अंदर, लैब के अंदर। तो इसकी ये लिमिटेशन भी होगी। ठीक है। फिर आगे देखिए, हम देखते हैं पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। तो पैटर्न ऑफ बिहेवियर के अंदर हम एनिमल बिहेवियर के दो पैटर्न देखते हैं। एक है इनेट बिहेवियर और एक है लर्न बिहेवियर। इनेट बिहेवियर जो है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि हम इसको दोबारा से जो है रिवर्स नहीं कर सकते, दोबारा से वैसा का वैसा बिहेवियर हम उसका नहीं ला सकते किसी एक एनिमल का, अगर इनेट बिहेवियर है तो। ये जो इनेट बिहेवियर होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जीन्स के अंदर ही क्या है, कोड है इसका। जो भी बिहेवियर है वो जीन के अंदर ही इनकोड है। लेकिन किस कंडीशन में, किस कंडीशन के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं, कभी जो है वो म्यूटेशन हो जाए अगर जीन के अंदर ही, तो उस बिहेवियर को, उस जीन को वो अल्टर कर देता है, म्यूटेशन, है ना, उत्परिवर्तन। तो ये एक अपवाद वाला एग्जाम्पल हो गया। अगर नॉर्मल कंडीशन में देखें तो वो परमानेंट होता है इनेट बिहेवियर, इरिवर्सिबल ही इसी वजह से हम बोल रहे हैं इसको। ठीक है। जबकि लर्न बिहेवियर के अंदर जो है क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। मान लो कोई चीज आपने आज सीखी, लेकिन मान लो मैंने 2-3 साल बाद में उसको दोबारा से पूछा, उसको दोबारा से करने को कहा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस में वो चीज नहीं रही। ठीक है। तो आप जो है उसको भूल जाओगे, या कुछ कुछ पॉइंट ही आपको उसके याद होंगे, पूरा पूरा एडजेक्टिव याद नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, लर्न बिहेवियर हुआ। अगर कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहता है कोई भी चीज तो वो भूल नहीं पाता। लेकिन अगर आज सीखा आपने और 3-4 साल बाद में बिल्कुल नहीं सीखा, और बाद में हम आपसे पूछते हैं, तो वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा वो बिहेवियर। लर्न बिहेवियर के अंदर इस तरीके से हम बोल सकते हैं। फिर बात करें तो इनेट बिहेवियर के कितने टाइप्स होते हैं, तो हम इसमें टैक्सिस देखते हैं, रिफ्लेक्सेस देखते हैं, इंस्टिंक्ट देखते हैं। और इंस्टिंक्ट के अंदर हम फिक्स एक्शन पैटर्न देखते हैं। ठीक है। और रिफ्लेक्स क्या है, कोई भी मूवमेंट होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के विल पावर की, मतलब कि ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में वो चीज नहीं होती, इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है। और ये कंट्रोल या फिर ये किसके रिफ्लेक्सेस से होती हैं, सेरेबेलम या प्रिमिटिव ब्रेन जिसे कहते हैं, और मेडुला ऑब्लिंगुटा के अंदर में ये होता है रिफ्लेक्सेस। ठीक है। अब देखिए आगे की चीजें जो है, फिक्स एक्शन पैटर्न है ये कॉन्सेप्ट, हम ये वाला कॉन्सेप्ट आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में रिकॉर्ड करके आपको डालूंगी। तब तक के लिए आप यहाँ तक इसको दोबारा से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, और पसंद आया हो तो इसको जो है लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके बहुत काम में आने वाले हैं। तो तब तक के लिए अ, मैं इसको करती हूँ बंद। और ठीक है। धन्यवाद।